इंफ्रारेड रेडिएशन है आप, इनकी वो वेवलेंथ होती है ज़्यादा होती है, इसलिए इनको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। अब आपकी क्या है, दोनों के बीच में ग्रीन हाउस गैसेज आ जाती हैं इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका मीथेन है, ओके। वाटर वेपर ऑल्सो एक्ट लाइक ए ग्रीन हाउस गैस, लेकिन वो नेचुरल आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस क्या कर रही है, यहाँ से जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इनको आने दे रही कि आप आ जाओ, लेकिन यहाँ से जो ये आपका IR है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन, इनको ये ट्रैप कर रहा है, इनको बाहर नहीं जाने दे रहा है, अंदर आने दे रहा है, तो गर्मी तो आपकी आ रही है, ओके, अल्ट्रावायलेट रेज तो आ रही, लेकिन यहाँ से ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है इंफ्रारेड वाले, इनको ये नॉट ट्रैप कर लिया, ट्रैप करके ये क्या कर रहे हैं, री रेडिएट कर रहे हैं, री एमिट कर रहे हैं हर डायरेक्शन के अंदर, हर डायरेक्शन। तो वापस से अर्थ ने अपनी जो गर्मी थी, हीट थी, को बाहर निकाला, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस वापस अर्थ की तरफ ही भेज रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और ये जो पूरा इफेक्ट है इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। फाइन गाइस, इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मच ऑफ द लॉन्ग वेव एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द अर्थ। तो जो लॉन्ग वेव एनर्जी अभी हमें बात की इंफ्रारेड रेडिएशन की, इसको ये पूरा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके एमिट करता है अर्थ की सरफेस तरफ। तो अर्थ की जो हीट है उसको बाहर निकलने रहा है, टेम्परेचर आपका अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस री एमिट कर रहे हैं इस एनर्जी को, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी वार्मिंग हो रही है अर्थ सरफेस में, लो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर आपका बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये टेम्परेचर आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, अब आपकी वाटर वेपर भी एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नेचुरली आपका प्रेजेंट होता है, बट वाटर वेपर इज द बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ह्यूमंस डू नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल। लेकिन ये ठीक है, वाटर वेपर तक ठीक था, लेकिन अभी आप जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ओके, जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, वो आपको हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस से, वो आपको हो रही है नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैस से, वो आपका हो रहा है मीथेन जैसी गैस से। ये सब क्या है, ये सब है आपके ग्रीन हाउस गैसेज। इनका आपका कंसंट्रेशन एनवायरमेंट, आपका जो एटमॉस्फेयर वहाँ बढ़ गया, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसलिए आपका जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। सो प्लीज अटेंशन, ये आपके सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरली ग्रीन हाउस गैस एमिटेड थ्रू वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, पॉल्यूशन हो गया, व्हीकल पॉल्यूशन, आप कुछ भी बंद कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, ठीक है ना, और कारखाने चल रहे हैं, सब जैसे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, नेचुरली प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे जो एमिशन है ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेन की जो एमिशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज से जो एमिशन है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, अगेन नेचुरली प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और अर्थ नाइट्रोजन का साइकिल का पार्ट भी है, कि नाइट्रस ऑक्साइड अगेन जो है एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन एक्टिविटी से जो निकल रहा है, उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम हो रहा है। मीथेन इज देयर एमिटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। सबसे ज्यादा का मीथेन कहाँ से निकल रहा है, आपके जो वेटलैंड्स होती है, यहाँ से सबसे ज्यादा का मीथेन गैस निकलती है। लाइव स्टॉक रेजिंग होता है, रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यहाँ से मीथेन गैस निकल रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नाउ यू हैव दिस फ्लोरीनेटेड गैसेज, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी कुछ गैसेज हैं, ओके, जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। क्या रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। यू हैव दिस फ्लोरीनेटेड गैसेज एंडेड थ्रू वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपके काफी सारे प्रोसेसेस में काम आ रहे हैं, परफ्लोरोकार्बन इज देयर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज देयर, ओके। सो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं, रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज हो रहे हैं, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में, आप जो स्प्रे यूज करते हैं एरोसोल प्रोपेलेंट्स, उसके अंदर यूज किया जाता है इनको। फायर रिटार्डेंट्स यूज हो रहे हैं, क्यों इनको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी फेवरेबल है, ठीक है ना, केमिकली स्टेबल होते हैं, तो ये बनाने ईजी रहता है, इसलिए इनको यहाँ पे यूज किया जाता है। You have these perfluorocarbons. Okay, perfluorocarbons are compounds associated with aluminum production and manufacturing of semiconductors. Semiconductor aluminum production में इनका यूज हो रहा है। You have this sulfur hexafluoride is used in magnesium processing. Okay, magnesium processing ट्रेसर गैस के रूप में यूज होता है लीक को डिटेक्ट करने में, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सब क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, कहाँ पे इनका यूज हो रहा है, ये चीजें इंपॉर्टेंट। अब एक टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है एंड यूज होते बार बार, दिस इज योर क्लाइमेट फोर्सिंग। तो क्लाइमेट फोर्सिंग ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं इफेक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव फोर्सिंग है आपकी, पॉजिटिव फोर्सिंग सच एज एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस। तो पॉजिटिव फोर्सिंग क्या करेगी, आपका जो है टेम्परेचर को बढ़ दे रही है। नेगेटिव फोर्सिंग क्या करेगी, आपका टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज कर देगी। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन है, तो वोल्केनिक इरप्शन होता है तो काफी सारे जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं इस तरह से ले जाती है, आपका वोल्केनो पूरा धुएं का गुबार आपका चल रहा है, तो काफी सारे एरोसोल पार्टिकल्स वहाँ रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका एल्बिड होता है, मतलब ये वापस री रेडिएट कर रहे हैं उनको, अर्थ के ऊपर रेडिएशन आने से रोक रहे हैं, तो उसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट रहता है। फाइन, एरोसोल्स रहते हैं, मोस्ट एरोसोल्स, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं। जो भी अर्थ को कूलिंग इफेक्ट दे रहा है या टेम्परेचर कम कर दे रहा है, वो क्या है, नेगेटिव फोर्सिंग्स हैं।
इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉजिटिव फोर्सिंग क्या होती है, नेगेटिव फोर्सिंग क्या होती है। पॉजिटिव फोर्सिंग पॉजिटिव कर रही है किसको, टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं दे ऑल रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ पॉजिटिव फोर्सिंग। फाइन, एक टर्म यूज होती है दैट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक टर्म यूज हो रहा है। तो जितनी भी हम ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसेज पढ़े हैं, ठीक है ना, तो इसी से रिलेटेड है आपका टर्म। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिस्क्राइब कर रहा है इंपैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इम्पैक्ट है, उसके लिए हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल टर्म आपका यूज किया जाता है। दिस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर अ गैस इज द मेजर ऑफ टोटल एनर्जी, इज द मेजर ऑफ टोटल एनर्जी दैट अ गैस absorbs over a particular period of time, that gas absorbs over a particular period of time compared to कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक मान लिया जाता है, एक हमने मान लिया, और जितने भी और गैसेज हैं उनसे हम कंपैरिजन करेंगे। फाइन, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मान लिया हमने, और जितने भी ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं सारे मीथेन के लिए 21 है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के 10 है। इसी तरह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं जो कि रेफ्रिजरेंट में इनमें यूज हो रहे हैं, इनका 140 to 11,700 तक है, पर फ्लोरोकार्बन का 6500 से 9000 तक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का मैक्सिमम है 23,900 तक। ये है इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब गैस कितना आपका जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मेजर ऑफ टोटल एनर्जी दैट गैस एब्जॉर्ब्स 100 साल के अंदर कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में इन सभी का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है ना। फाइन, ओशन एसिडिफिकेशन की हम बात करें। दिस नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू ओशन एसिडिफिकेशन गाइस। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ओशन एसिडिफिकेशन। अराउंड 10-10:30 तक हम इसको फिनिश कर लेंगे, अराउंड 10:30 तक के का परेशान हो रहे हैं बच्चे सर कब खत्म कर रहे हैं। डेफिनेटली टाइम लगेगा और हम अच्छे से कवर कर रहे तो नॉट एन इशू। ओशन एसिडिफिकेशन, फाइन। तो ओशन एसिडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, आप मुझे बताइए कि जो पीएच होता है सभी को पता होगा डेफिनेटली ऑल कि पीएच क्या होता है। कि पीएच आपका यहाँ पे इस तरह से रहता है, ये 0 है, बीच में 7 है, यहाँ पे 14 रहता है। तो इससे मानते हैं 7 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं बेसिक है, इधर 7 से कम होता है तो हम कहते हैं आपका एसिडिक है। ओके, वी कॉल दिस एसिडिक, वी कॉल इट बेसिक पीएच लेवल पे। ओके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है। अब आप मुझे बताइए ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है तो आपका पीएच कितना होगा, 7 से कम हो जाएगा ओशन एसिडिफिकेशन। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, 7 से कम हो जाएगा या आपका 7 से ज़्यादा ही रहेगा। जब ओशन एसिडिफिकेशन वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब पीएच कितना रहेगा। ओके, सो ऑल ऑफ यू जो कह रहे हैं 7 से कम हो जाएगा, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना तो जाएगा ही नहीं, इससे पहले ही सब कुछ खत्म हो जाए। ओके, एसिडिफिकेशन का मतलब है, एसिडिफिकेशन जनरली एक ट्रेंड शो कर रहा है। अगर आपका यहाँ पे 14 है, जब पीएच आपका अगर बार पे भी आ जाता है तो भी हम ये कहेंगे एसिडिफाई हो रहा है। ओके, एसिडिफिकेशन मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, एसिडिक की तरफ जा रहा है। फाइन, तो आपका हम जनरल कितना होता है, आपका 8 के पास होता है ओशन का जो है पीएच का इतना माना जाता है। जनरली वी कंसिडर इट अराउंड 8 के आसपास माना जाता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट जो है फ्रैक्शन चेंज हो रहा है उसके अंदर भी बहुत फर्क पड़ जा रहा है। फाइन, मान लीजिए आप अभी जो है ओशन का करंटली पीएच है अराउंड 8। ओके, देयरफॉर इट इज बेसिक एंड नियरली इम्पॉसिबल है कि आपका 7 के नीचे चला जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आपका 0.1 से पीएच कम होता है, 0.1 पीएच कम होने का मतलब है आपका 26% इंक्रीज हो गया। किसमें इंक्रीज हो गया, हाइड्रोजन आपका जो है ओशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 26% से इंक्रीज हो गया, ओनली विद 0.1%। अगर 7 पे चला जाए तो सब खत्म हो जाएगा। नाउ यू गेट दिस आइडिया दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फाइन, लेकिन आपका 8 से नीचे जा रहा है, 0.1 से कम हो रहा है तो ये 26% है इंक्रीज। तो ये एसिडिफिकेशन का इशू आपका चल रहा है। नाउ आई होप गेट दिस आइडिया। ओशंस इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ CO2, इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ CO2 मतलब CO2 को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एक तरह का कार्बन सिंक का काम कर रहे हैं। ओके, जितने भी हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उसमें से जो 1/3 आपका है, वो 1/3 है उसको कौन आपका ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ओशन यहाँ पे एब्जॉर्ब कर। तो ओशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन इज द चेंज इन द ओशन केमिस्ट्री, मतलब आपका पीएच कम होगा, लॉवरिंग पीएच। पीएच कम होने का मतलब है हाइड्रोजन आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई मतलब आपका पीएच कम हो गया। पीएच कम हो रहा है मतलब एसिडिक है। ओके, कैसे आपका बढ़ रहा है पीएच, ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, ड्रिवन बाय द अपटेक ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बाय ओशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा है
उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक है। ओशंस क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंजेस्ट कर रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, जो CO2 है उसको इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं कि उसका जो pH है आपका कम हो रहा है, pH इज रेज। प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे आप ध्यान दें, ओके, यहाँ पे आप ध्यान दें। और फ्यू सो ये आपका ओशन वाटर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से ये इंजेस्ट कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं ओशन जो है। अब आपका क्या होगा, डिजॉल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये वाटर के साथ आपका रिएक्शन करके क्या क्रिएट कर रहा है, कार्बनिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। ओके, कार्बनिक एसिड क्या है, आपका जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। जब आपकी H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपका pH कम हो जाएगा, मतलब ओशन जो है आपके एसिडिक हो जाएंगे। फाइन, बाइकार्बोनेट आपके बने लग जाएंगे। ओके, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका कार्बनिक एसिड बन रहा है, इसने आपका कार्बोनेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया है। कार्बोनेट क्यों जरूरी है, आप बता सकते हैं, जितनी भी मरीन लाइफ है, मरीन ऑर्गेनिज्म है, उनके शेल्स के लिए, ओके, जो आपके शेल होते हैं ना, कार्बोनेट शेल होते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। हार्ड शेल जो होते हैं, पर्ल इज देयर, तो बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके शेल बने होते हैं कार्बोनेट से। तो आपके कार्बोनेट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ओशन एसिडिफिकेशन से पूरी की पूरी मरीन लाइफ को भी ट्रीट है। ओके, और इस तरह से ये क्या कर रहा है, कार्बोनिक एसिड रिलीज कर रहा है। फाइन, दैट्स फाइन। कार्बोनिक एसिड कर रहा है, आपका डिक्रीज कर दिया है इसने कार्बोनेट को, तो इससे आपका शेल और मरीन लाइफ इंपैक्ट हो रही है। सेकंड क्या चीज है, इंक्रीज कर रहा है H+ आयन कंसंट्रेशन, इससे pH डिक्रीज हो रहा है। pH डिक्रीज मतलब ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। आई होप अभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इफेक्ट क्या होगा, डेफिनेटली जो अभी मैंने कहा, इफेक्ट क्या होगा, जितनी इस तरह कार्बोनेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हैं। ओके, कार्बोनेट कम हो रहे हैं, कार्बोनेट कम होंगे क्या हो जाएगा, आपके कैल्सिफिकेशन प्रोसेस है वो इंपैक्ट होगा। जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म है, उनके शेल्स हैं, उनके स्केलेटन है, ठीक है ना, वो इसके कार्बोनेट बने होते हैं। आपके लॉबस्टर्स हैं, इनको जरूरी होता है, क्रस्टेशियंस हैं, मॉलस्क हैं, कॉरल्स आर देयर। तो पूरी पूरी मरीन लाइफ जो है ये नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है दिस ओशन एसिडिफिकेशन फिनोमेना। डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक जो CO2 लेवल बढ़ रहा है उससे थोड़ा सा फायदा किसको हो रहा है, जो प्लैंक्टन है, जो प्लांट लाइफ है, उसको थोड़ा सा फायदा भी हो जा रहा है। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल की। ओके, पेट्रोल डीजल जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, CO2 एमिशन आपका बढ़ जा रहा है। CO2 आपका बढ़ रहा है, CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस, तो इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब CO2 एमिशन आपका बढ़ गया, ओशंस क्या करें, इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ओशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपका pH जो है कम हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई है, मतलब ओशन एसिडिफाई हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेने की वजह से। पूरा ओशन का इकोसिस्टम नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। फाइन, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होंगे, डेफिनेटली आपका कोस्टल प्रोटेक्शन है, टूरिज्म है, हर चीज इफेक्ट होगी। और काफ़ी सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। जो एक्शन पार्ट है, पॉलिसी ऑप्शन जो है, इसकी हम बात करेंगे, रियो समिट की हम बात करेंगे, रियो प्लस क्या है, रियो प्लस, ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स वी विल टॉक अबाउट दिस। लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट चैप्टर। लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट चैप्टर। ओके, ये आपको समझ नहीं आया, क्या समझ में नहीं आ रहा है, लेट मी टेल यू अगेन। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखिए, ओशन वाटर है, इस डायग्राम से समझिए, कि इस डायग्राम से समझिए, बिल्कुल इजी। ओशन वाटर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेना आपका स्टार्ट करें। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ले रहा है, क्योंकि ये आप इस तरह से इंडस्ट्री है, हर जगह तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ओके, हर जगह यही बात हो रही है, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशन को कम करें, एमिशन को कम किया है, तो ये CO2 बढ़ गया है। अब बढ़ गया है तो आप ज्यादा एब्जॉर्ब ओशन कर रहे हैं। अब CO2 जो है इस तरह से कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन करके, CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके ये कार्बोनिक एसिड इसने बना लिया, H2CO3। अब ये कार्बोनिक एसिड है, ये क्या कर रहा है, कार्बोनेट को डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है H+ आयन की कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन जब आपका बढ़ेगा तो वाटर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, pH का कम होना स्टार्ट हो जाएगा, हम कहेंगे ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। आई होप नाउ इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, अगेन वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओजोन डिप्लीशन। ओके, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। सो डेफिनेटली ओजोन एक तरह की नेचुरल गैस है। अब ओजोन आपका हार्मफुल होता है या बेनिफिशियल होता है, लेट मी नो दिस। ओके, डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन दिस कमेंट बॉक्स कि आपकी ओजोन क्या हार्मफुल है, बेनिफिशियल गैस। नेचुरली आपकी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ओके, हार्मफुल भी होती है और आपकी बेनिफिशियल भी होती है। तो बेनिफिशियल का है जब आपकी ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रही है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रही है, तो आपकी जो ओजोन है, ओजोन का सिंबल क्या होता है, O3, ऑक्सीजन के तरह से 3 एटम होते हैं, दिस इज केमिकल सिंबल ऑफ O3, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टुगेदर। तो ये आपका क्या है, जब स्ट्रेटोस्फीयर में है तो आपका डेफिनेटली क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। क्योंकि जो दिख रहे हैं आपको एंग्री से, ठीक है, सूर्यदेव थोड़े से गुस्से में है, तो इनको रोकने के लिए, गुस्सा रोकने के मतलब अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं, इनसे प्रोटेक्शन हमें देती है। कहाँ पे देती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। बट एट द सेम टाइम व्हेन दिस ओजोन इज प्रेजेंट इन व्हाट,
ट्रॉफोस्फीयर में ये स्ट्रेटोस्फीयर का समताप मंडल, ओके, इस तरह से होता है। आपकी आपकी सरफेस है, यहाँ पे आप ट्रॉफोस्फीयर होगा, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये पूरा वर्टिकल स्ट्रक्चर आपके एटमॉस्फेयर का, ओके। तो जब स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पे आपका ओजोन प्रेजेंट, तब ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ प्रेजेंट तो नेगेटिव है, मतलब आपका ट्रॉपोस्फीयर क्षोभमंडल में प्रेजेंट है। ट्रॉफो मतलब आपका टर्बुलेंस, तो जितने भी आपके वेदर फिनोमेना होते हैं ट्रॉपोस्फीयर में होते हैं, इसलिए तो आपका टर्बुलेंस जोन कहा जाता है। So you have this troposphere here and ट्रॉपोस्फीयर ये ओजोन अगर आ गया तो इसको क्या कहा जाएगा, पोल्यूटेंट कहा जाएगा, पोल्यूटेंट आ जाएगा। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, प्लीज पे टेंशन, अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो आपके इस तरह से पोल्यूशन इंडेक्स रहते हैं, ओके, वहां पे ओजोन को भी शो किया जाता है कि ओजोन कितना है। सो ओजोन एक्ट लाइक पोल्यूटेंट लेयर इन द ट्रॉपोस्फीयर। तो आपका क्यों आपका अगर हम उस ब्रीथ कर रहे हैं ओजोन को तो वो अच्छा नहीं है, ओके, अच्छा नहीं है, काफी सारे हेल्थ कंसर्न करे, लेकिन वो अगर स्ट्रेटोस्फीयर है तो वो यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। फाइन, अब इससे नुकसान क्या है? अब देखिए ओजोन डिप्लीशन का क्या मतलब है। ओजोन डिप्लीशन का आपका मतलब है कि जो आपका ओजोन है, ओजोन जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। अब उसकी जो डिस्ट्रक्शन रेट है दैट इज मच फास्टर देन द रेट एट विच इट इज बीइंग फॉर्म्ड। तो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय भी हुई है, लेकिन ओजोन लेयर अपने आप को हील ही कर रही है, कंटिन्यूअसली अपने आप को इस तरह से हीलिंग भी कर रही है। लेकिन अब ओजोन डिप्लीशन में क्या हो रहा है, उसकी डिस्ट्रक्शन की जो रेट है वो फास्ट है, हीलिंग की रेट कम है, ओके, जिस रेट वो फॉर्म कर रही है कम है। दैट वाई यहाँ पे जो आपका ओजोन का जो कंसंट्रेशन है, ओजोन होल होता है तो मतलब ऐसे कोई छेद नहीं हो गया यहाँ पे, उसकी ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो गई। सो व्हाट इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन दिस कंसंट्रेशन, और इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर रीजन है, उसे हम ओजोन होल नाम देते हैं। ओजोन डिप्लीशन इसी को कहा जाता है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन को कहा जाता है। अब ओजोन डिप्लीशन से क्या होगा, आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेज थी, इनको रोक रखा था, ठीक है ना, इनको इस तरह से प्रोटेक्शन क्या हुआ था। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत हार्मफुल होती हैं, ठीक है ना, हमारे इसकी कैंसर कॉज कर सकती हैं, आपके अंदर म्यूटेशन कर सकती हैं, ठीक है, म्यूटेशन मतलब डिफरेंट पूरा आपका जेनेटिक मटेरियल उसको चेंज कर सकती है, प्लांट को बहुत हार्म करती है, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन, आईज, इम्यूनिटी रिलेटेड बहुत से इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। डेफिनेटली आप ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज करा है। फाइन, ग्रेट। ओजोन डिप्लीशन की हम बात कर रहे हैं, रेट एट विच ओजोन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इज मच फास्टर देन दिस रेट विच इज बीइंग फॉर्म्ड। तो अब इसके सोर्सेज क्या हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं। सोर्सेज क्या है किसके, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी डिप्लीट हो रही। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें क्लोरीन भी है, C4 क्लोरीन, F4 फ्लोरीन, ओके, एंड C4 कार्बन। क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन जो एटम्स हैं उनसे आपका ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, कैसे हो रहा है इसको हम देखते हैं, इस पे अटेंशन। तो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है ना, फाइन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेज जो रहती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन जो है इसको अलग कर देती है, ओके। यूवी रेज कॉजेज दिस क्लोरीन एटम टू ब्रेक अवे। तो ये क्लोरीन एटम आपका आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अभी क्लोरीन एटम यहाँ पे फ्री हो गया, ठीक है, अभी तक जेल बनता है तो जेल छुड़ा दिया, क्रिमिनल नहीं होता, मूवी में दिखाते हैं ये भाई छूट गया क्रिमिनल, अब ये बस पूरा इस तरह से कहर डालने वाला है। So this chlorine atom is now free and it is going to play a very important role, मतलब ये कहर डालने वाला है, ओजोन डिप्लीशन का काम करने वाला है। तो ये फ्री क्लोरीन एटम है, जो क्रिमिनल है यहाँ से भाग के गया है, इसने क्या किया, आपका ओजोन पे अटैक कर दिया, O3 पे अटैक कर दिया, O3 प्लस क्लोरीन। तो O3 पे जिसने अटैक किया तो आपका O3 जो था, ओजोन जो था, किसमें कन्वर्ट हो गया, O2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, कहर ढा दिया, फाइन। इसने जो O3 था उसके मॉलिक्यूल को फाइनली ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन जो है एक से हटा दिया, ऑक्सीजन आपका बन गया है, और एक बन गया है क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO, फाइन। और इस तरह से आप जो O3 था उसका ये डिप्लीशन करता जा रहा है, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये फिर आपका फ्री ऑक्सीजन से इस तरह रिएक्ट करेगा, जो एक फ्री ऑक्सीजन कहीं पे भी मिल जाएगी तो फिर क्लोरीन एटम फ्री हो जाएगा। तो ये तरह की कैटालिटिक रिएक्शन है, ठीक, कैटालाइसिस यहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस तरह से आपके O3 जो होता है उसको कैसे कन्वर्ट करें, इस O3 को आपका कन्वर्ट करता है O2 के अंदर, कैसे, क्लोरीन, क्लोरीन ये जो क्रिमिनल है C4 क्रिमिनल, C4 क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये आ रहा है अल्ट्रावायलेट रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज ने इसको फ्री कर दिया है, इसने O3 पे अटैक कर दिया है, O2 आपका बन गया है, और ये जो सिंगल ऑक्सीजन का एटम था वो ClO का बना, फाइन। तो O3 जो है O2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब आपका ओजोन का डिप्लीशन हो गया है गाइस, फाइन। अब इनका यूज कहाँ पे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डेफिनेटली आप रेफ्रिजरेंट में, प्रोपेलेंट्स में, एरोसोल स्प्रे, इन सब में इसका यूज हो रहा है, ओके, आप एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा।
तो अब तो इनका यूज़ बहुत कम कर दिया गया है बिकॉज वेरियस काइंड ऑफ कन्वेंशंस आ गया। ओके, एक बार वापस समझा देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरीन भी है, कार्बन भी है और फ्लोरीन भी है। अब अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज यहाँ पे आती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर ले गए हैं, ये यूवी रेज पे जो अटैक हो रहा है, ओके, यूवी रेज यहाँ पे आ रही हैं, तो यूवी रेज क्या कर रही है? क्लोरीन एटम को फ्री कर रही है। इस क्रिमिनल को इसने फ्री कर दिया। अब क्लोरीन एटम कहाँ पे जा रहा है? सीधा आपका ओजोन पे जा रहा है। ओजोन के 3 गोले आपको दिख रहे हैं। ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के इस तरह से ये हैं। अब ये इसको कन्वर्ट करेगा O2 के अंदर। तो पहले जो ओजोन था वो अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया, मतलब ओजोन तो खत्म हो गया ना, ओजोन डिप्लीट हो रहा है आपका। फाइन, दिस इज नॉन एज दिस ओजोन डिप्लीशन व्हिच इज कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन डिप्लीशन के अंदर आपका ओजोन डिप्लीशन में एक और आपकी जो है रोल रहता है, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के जिन्हें आपके नेक्रस क्लाउड भी कहा जाता है, जो कि लगभग 10 से 100 किलोमीटर किस तरह से लेंथ में रहते हैं, सेवरल किलोमीटर थिकनेस रहते हैं। दे लुक लाइक दिस, ओके। इरेडियंस से शो होता है। इरेडियंस मतलब डिफरेंट एंगल से देखेंगे, डिफरेंट कलर शो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, ओके। ये आपके इस तरह क्लाउड होते हैं। कौन से क्लाउड होते हैं? ये आपके नेक्रस क्लाउड्स जो हैं, ओके, नेक्रस क्लाउड्स होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड दिस मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स ड्यू टू देयर ग्लो विद शी शेल लाइक इरेडियंस। इरेडियंस मतलब आपके डिफरेंट कलर शो होते हैं, डिफरेंट एंगल्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ये जो आपके क्लाउड है, ये जो आपके क्लाउड है, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, आप जो क्लोरीन एटम था, दैट क्रिमिनल वाज देयर, ओके, प्लीज पे अटेंशन, दिस क्लोरीन वाज देयर, ओके। ये क्लोरीन आपका, तो जनरली ये जो फ्री क्लोरीन है, इसको पकड़ने के लिए कुछ पुलिस भी लगा रखी है, ठीक है, जैसे आप पुलिस लगी होती है पकड़ने के। तो दिस क्लोरीन जो आपका रिलीज हो रखा है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज हुआ था, कैसे? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, यूवी रेज ने इसको फ्री करा दिया था, छुड़ा दिया था। लेकिन इसको पकड़ने के लिए कुछ इस तरह के कंपाउंड्स रहते हैं, जिससे क्या होता है? क्लोरीन नाइट्रेट बन जाता है और HCl बन जाता है, ओके। जो फ्री क्लोरीन है, इसको पकड़ लेते हैं, तो ये आप इस तरह केमिकल कंपाउंड बना लेता है। इस तरह से समझिए, जो फ्री क्लोरीन है, जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, HCl या क्लोरीन नाइट्रेट की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये फ्री क्लोरीन नहीं रहेगा, मतलब अभी जो क्रिमिनल है फ्री नहीं, वापस जेल में आ गया। तो ये क्या करेगा? ये अभी ओजोन को डिप्लीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फिर वापस जेल में आ गया, क्लोरीन नाइट्रेट बन गया या इस तरह का आपके HCl कंपाउंड बन गया, तो अभी क्या हो गया? स्टेबल हो गया, फाइन। तो ओजोन डिप्लीशन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रोल आता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का, ठीक है ना। ये जेल में तो है, लेकिन कभी छूट सकता है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? जो क्लोरीन है, इसके अंदर आपका जो है ओजोन डिप्लीशन में स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, ओके। यहाँ पे आपके आइस पार्टिकल होते हैं, क्लाउड्स के अंदर इस तरह से आइस पार्टिकल प्रोवाइड होते हैं, और ये आइस पार्टिकल क्या प्रोवाइड करते हैं? सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपकी केमिकल रिएक्शन होगी, फाइन। सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। सो दिस आइस पार्टिकल्स ऑफ दिस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स प्रोवाइड, ओके, ये आइस पार्टिकल क्या प्रोवाइड कर रहा है? सबस्ट्रेट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, जिससे क्या होता है? फ्री हो जाता है आपका क्लोरीन इसके रिजर्वोयर से, मतलब ये फिर जेल से छूट गया। एक तो अल्ट्रावायलेट रेज छुड़ा रही है उसको, एक आपके ये छुड़ा रहे हैं, ठीक है ना। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, ये एक सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो जो इस तरह से केमिकल रिएक्शन होगी, क्लोरीन आपका वापस फ्री हो जाएगा, तो फिर वही चीज रिपीट होगी। क्लोरीन आपका से एक्ट करेगा? O3 पे एक्ट करेगा, O3 पे एक्ट करेगा क्या? क्लोरीन, और ये कन्वर्ट कर देगा इसको O2 प्लस CaO के अंदर। तो वापस से जो O3 मॉलिक्यूल था, ये ब्रेक हो गया ऑक्सीजन में, मतलब ओजोन आपका डिप्लीशन हो रहा है। बस इतना समझिए। यू कैन सी हियर विदाउट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या हो रहा है? जो क्लोरीन है, ओके, क्लोरीन इसको ये पढ़ के ले जा रहे हैं, और ये HCl और इस तरह से आपका बन गया है नाइट्रेट के अंदर। अब बीच में अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड आ जाते हैं, तो ये आइस पार्टिकल ये इसको सबस्ट्रेट प्रोवाइड कराएंगे, और ये जो क्लोरीन एटम है इसको फ्री कर देंगे। कहाँ से? ये जो रिजर्वोयर है, यहाँ से रिजर्वोयर से इन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की वजह से क्लोरीन एटम फ्री हो जाता है। बस इतना समझिए। ये हमने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर। अब बात करते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की। फाइन गाइस, लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। देखिए, क्लोरीन जो एटम है वो अभी आपका फ्री है, ठीक है, क्लोरीन एटम फ्री है। अब क्या होता है? डिफरेंट रिएक्शन से इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए HCl में कन्वर्ट हो गया, या फिर आपका ये जो नाइट्रेट है, व्हाट इज जो आपका दिस नाइट्रेट इज देयर, क्लोरीन नाइट्रेट इज देयर, ओके, क्लोरीन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, फाइन। या HCl में, HCl को ध्यान में रखिए आप, इस जो केमिकल रिएक्शन है इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान दी।
तो फ्री था क्लोरीन एटम, अभी वो क्या हो गया HCl के अंदर इस फॉर्म में आ गया। तो ऐसे समझिए वो फ्री घूम रहा था क्रिमिनल, अभी उसको जेल के अंदर ले आए, ठीक है। तो अब ये क्या फ्री नहीं है, फ्री है तो ये एक्ट नहीं कर सकता। किससे एक्ट नहीं कर सकता? O3 से। O3 से कौन एक्ट करेगा? Cl एक्ट करेगा, लेकिन Cl तो HCl बन गया ना यहाँ पे, ये तो जेल में चला गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या आते हैं, इसको छुड़ाने के लिए ये आ गए पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आते हैं। तो ये तरह का सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है HCl, ये जेल में बंद है Cl, ये फ्री हो जाता है। HCl और क्लोरीन नाइट्रेट से ये क्लोरीन यहाँ पे फ्री हो गया, और ये जैसे ही फ्री होगा तो पुरानी वाली रिएक्शन हमने डिस्कस की है, O2 प्लस ClO आपका बन जाएगा। तो मतलब O3 को O2 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ओजोन डिप्लीशन हो गया। तो यहाँ पे आपके पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड काम कर रहे हैं। लेट्स मूव दिस नेक्स्ट पार्ट। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? एनी वन ऑफ यू कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द मिटिगेशन? मिटिगेशन का मतलब होता है कोई भी जो इवेंट है उसका जो पेनफुल इंपैक्ट है, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको कम करना। ओके, मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का जो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, पेनफुल इंपैक्ट हो रहा है, उसको आप कम करें। मिटिगेशन स्ट्रेटजी हैं जो कि आपके जो नेगेटिव इफेक्ट है ऑफ दिस कार्बन, ओके, CO2 से जो भी आपके नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि CO2 एक तरह की ग्रीन हाउस गैस। तो इसको क्या करेगा मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटजी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कार्बन को आप कैप्चर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है, और इसी का नाम है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन को आपने कैप्चर किया, स्टोर किया है। उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि बेसिकली जितनी भी मिटिगेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की स्ट्रेटजीज है। फाइन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे CO2 एट द पावर स्टेशन, जहां से ये जनरेट हो रही है CO2 वहीं पे आप इसको कैप्चर किया, जो भी इंडस्ट्रियल साइट्स है वहां से इस तरह से कैप्चर किया है। फिर इसको परमानेंटली आप स्टोर करें अंडरग्राउंड। ओके, अंडरग्राउंड कहीं पे भी आपने स्टोर कर लिया। तो ये जो CO2 कहाँ पे रिलीज होने वाला था, एनवायरमेंट में रिलीज होने वाला, उसको आपने पहले पकड़ के इस तरह से अंडरग्राउंड जो है स्टोर कर दिया। अभी एटमॉस्फेयर है वहां पे तो आपका CO2 नहीं जा रहा है, एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं जा रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस CO2 एक तरह, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग कंपैरेटिवली कम रहेगा। फाइन। तो ये क्या जो मनाएगी है, टेकलिंग दिस ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डिस्क्राइब्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन ईदर टू मिटिगेट और डिफर द ग्लोबल वार्मिंग। मिटिगेट मतलब ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को ही कम करने के लिए। अब एक वर्ड आता है कार्बन सिंक। व्हाट इज दिस कार्बन सिंक? कार्बन सिंक आते हैं। तो कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन हम कर रहे थे, ठीक है ना, अभी जो हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे थे, इस पे अटेंशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हम क्या कर रहे थे, कार्बन पहले कैप्चर किया, जो भी इंडस्ट्रियल साइट है, मान लीजिए कोयले प्लांट, ओके, थर्मल पावर प्लांट इज देयर, कोई इंडस्ट्रियल साइट है वहां से हमने कैप्चर किया, फिर उसको स्टोर कर रहे थे अंडरग्राउंड में। तो अब यहाँ पे जो स्टोरेज वाला पार्ट है, ठीक है ना, उसके अंदर आप क्या करेंगे, कार्बन सिंक का यूज कर सकते हैं। सो दिस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मे बी कैरीड आउट बाय पंपिंग कार्बन इनटू कार्बन सिंक्स। कार्बन सिंक क्या होता है, ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा एरिया जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कार्बन सिंक? कोई भी ऐसा एरिया जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन को। तो नेचुरल कार्बन सिंक होंगे हमारे फॉरेस्ट, ठीक है। नेचुरल कार्बन सिंक क्या है, ओशन, फॉरेस्ट, सॉइल। क्यों? क्योंकि ये कार्बन को क्या कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अभी हमने देखा ओशन क्या कर रहे थे, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे थे, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे थे। ये तो रीजन था ओशन जो है एसिडिफाई हो रहे हैं। Fine guys, are you getting this idea? ओके, तो कार्बन से क्या होगा, कोई भी ऐसा जो है आपका, कोई भी ऐसा एरिया है जो कि कार्बन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो नेचुरली हो सकता है, तो नेचुरल में हमारे ओशन है, अभी हमने देखा कि इस तरह से ओशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपका एसिडिफिकेशन हो रहा है। तो इस तरह से प्लांट जो फॉरेस्ट होते हैं, ये तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, वाटर सनलाइट चाहिए, इसलिए क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं कार्बन को। सिंस ऑल ऑफ दिस थिंग्स, वेदर वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट, ओशन, सोइल, दे एब्जॉर्ब द कार्बन, दैट्स व्हाई वी कॉल द कार्बन सिंक। नेचुरल कार्बन सिंक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल के अंदर आप डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व हो गए, अनमाइनेबल माइंस हैं, तो वहाँ पे इस तरह से आप जो है जो भी कार्बन वेस्ट है उसको इस तरह से अंडरग्राउंड आपका ये कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है ना। किस तरह से करते हैं, ट्रैप करते हैं। ट्रैप मतलब जो भी आप इंडस्ट्री साइट है वहाँ से आप उसको क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। ट्रैप को कैप्चर भी कह सकते हैं। सो यू विल बी कैप्चरिंग ऑल दिस कार्बन रिलेटेड थिंग। यू नीड टू ट्रांसपोर्ट दिस कार्बन जो भी आपने ट्रैप किया है, और ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे, जहाँ पे उसको स्टोर करना है, जो भी अंडरग्राउंड साइट है वहाँ।
I hope we are back, guys. Please let me know that we are back. Please let me know, guys, that we are back. Are we back here? Am I audible? Great. Okay, लास्ट साइड कुछ नहीं है, वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंसेप्ट जो आपने नाम सुना होगा कि ब्लू कार्बन क्या होता है, ठीक है ना, ग्रीन कार्बन क्या होता है. डेफिनेटली ब्लैक और ब्राउन कार्बन का नाम तो सुना है आपने सभी, ठीक. ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये सब नाम तो हमने सुने हैं. ब्लैक कार्बन है, ब्राउन कार्बन है, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना. तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएंगे. पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्स हो गई, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा आपका. ब्लैक और ब्राउन कार्बन. एक डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, व्हाट इज दिस ग्रीन एंड ब्लू कार्बन. व्हाट इज दिस ग्रीन एंड ब्लू कार्बन? प्लीज पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स. ये ब्लू कार्बन क्या होता है सर? ये ग्रीन कार्बन क्या होता है? ब्लू कार्बन मतलब लिटरली ऐसा कुछ नहीं होगा कि ब्लू कलर का आपने कोयल देखना स्टार्ट कर दिया. इट वॉन्ट बी लाइक दैट. फाइन, एवरीथिंग इज फाइन ना गाइस. प्लीज लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज फाइन. रिफ्रेश योर पेज, ऑल ऑफ यू प्लीज रिफ्रेश योर पेज, एवरीथिंग विल बी फाइन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रीन और ब्लू कार्बन, देखिए ब्लैक और ब्राउन कार्बन है, ये तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएंगे. ग्रीन और ब्लू कार्बन आप क्या करेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, मतलब आपका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसको रिड्यूस करेंगे. कार्बन को एक तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन सिंक का ही कम कर रहे हैं. सो ग्रीन कार्बन इज द कार्बन रिमूव्ड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ऐसा कार्बन जो आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है. ओके, प्लांट क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए. तो प्लांट्स जितना भी आपका CO2, ओके, जितना भी कार्बन आपका रिमूव कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से विद दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे हम कह रहे हैं ग्रीन कार्बन. एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, ये प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है, सॉइल में स्टोर हो जाता है. फाइन, एटमॉस्फेयर में जाने बच जाता है, तो इसे हमने कह रहे हैं ग्रीन कार्बन. ब्लू कार्बन, ब्लू अगेन दिस वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? एक्वेटिक, वाटर से रिलेटेड है. वाटर का कलर ब्लू होता है. दिस ब्लू कार्बन रेफर्स टू द कोस्टल, एक्वेटिक, मरीन कार्बन सिंक्स हेल्ड बाय इंडिकेटिव वेजिटेशन. तो ऐसा कार्बन जो है, जो कि आपका पूरा मरीन सिस्टम है, एक्वेटिक सिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम है. ओके, ये जितना कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है, जितने कार्बन रिमूव कर रहा है एटमॉस्फेयर से, फाइन, उसको हम कहते हैं ब्लू कार्बन. ब्लू कार्बन रेफर्स टू कोस्टल, एक्वेटिक, मरीन कार्बन सिंक हेल्ड बाय इंडिकेटिव वेजिटेशन, जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं. फाइन, तो इसमें क्या होगा? आपका ऐसा कार्बन, ब्लू कार्बन ऐसा कार्बन होगा जिसको रिमूव कर रहा है एटमॉस्फेयर से रिमूव किया जा रहा है विद हेल्प ऑफ दिस ओशंस. ओशंस में हमने देखा किस तरह से ओशन CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तभी तो ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा था. फाइन, तो ये आपका ब्लू कार्बन के अंदर आ जाएगा सारा. इसी रिलेटेड आपका एक ब्लू कार्बन इनिशिएटिव चल रहा है. तो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव क्या है? आपका जो मरीन और एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है ना, आप जो जितने भी आपके मरीन इकोसिस्टम है, कोस्टल मरीन इकोसिस्टम, उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड है. ओके, जो आपके मरीन सिस्टम ही कंजर्व नहीं रहेंगे, वही डिग्रेड हो जाएंगे, तो फिर आपका ब्लू कार्बन कहाँ से, ठीक है ना, कैसे आप आओगे? सो दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू फाइन. ग्रीन कार्बन, यहाँ पे देखिए ग्रीन कार्बन का मतलब जो कार्बन रिमूव किया जा रहा है एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के द्वारा, कि प्लांट उस कार्बन को रिमूव कर रहे हैं कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. तो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस में जितना CO2 या जितना कार्बन यूज किया है उसको हमने कह दिया ब्लू कार्बन. अब यहाँ पे जो मरीन आपके इकोसिस्टम में वो जितना कार्बन रिमूव करें, ओशन जितना कार्बन रिमूव करें एटमॉस्फेयर से, जैसे ओशन CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको हमने कह दिया ब्लू कार्बन. सिंपल, ठीक है, इसके अंदर इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं. ओके, वेरी सिंपल. लेकिन यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखनी है. ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन जो है ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, ये कार्बन को ऐड कर रहा है. फाइन, नाउ दिस टर्म इज देयर, कार्बन क्रेडिट टर्म यूज होता है. कार्बन क्रेडिट का मतलब है एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट आपके पास है. ओके, और कार्बन क्रेडिट आपके पास में है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आपके पास जितना कार्बन क्रेडिट है उतना आप एमिट कर सकते हो. ओके, राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट. तो अगर आपके पास एक कार्बन क्रेडिट है तो उसके अंदर आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से एमिट करने का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है. ओके, ये सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि ट्रेड किया जाता है, कार्बन क्रेडिट इसको यूज करते हैं वर्ड. नाउ दिस टर्म इज वेरी इंटरेस्टिंग. कार्बन ऑफसेटिंग क्या होगी इसको समझते हैं इस तरह से. मान लीजिए कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है जो कि US के अंदर सिचुएटेड. अब वो क्या कर रही है कि उसका कार्बन जो प्रिंट है, ओके, फुटप्रिंट इज देयर, मतलब उसका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा है, अब उसको कम करना है एमिशन को. तो वो क्या करेगा? मान लीजिए उसने फाइनेंस कर दिया इंडिया में कोई प्रोजेक्ट जहाँ क्या हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज ने इंश्योर कर दिया. पहले क्या है, पावर जनरेशन के लिए कैरोसिन का यूज होता, अभी उसने फाइनेंस करके वहाँ सोलर पंप वगैरह लगा दी और वहाँ पे अब रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है. तो पहले जहाँ पे कैरोसिन यूज हो रहा था उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा था, या फ्यूल आपका लड़ी जलाई जा रही थी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जनरेट हो रहा था. अभी रिन्यूएबल एनर्जी आपके सोलर लग जाने से वो कार्बन जो आपका निकल रहा था, ठीक है ना,
जो CO2 का एमिशन हुआ था, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका एमिशन क्या हो गया, ऑलमोस्ट कम हो गया या कहीं कम हो गया। तो इसका क्रेडिट किसको मिलेगा, जो कंपनी थी यूएस की जिसने इन्वेस्ट किया। इस चीज़ को आपका कार्बन ऑफसेटिंग कहा जाता है। तो कार्बन ऑफसेट्स आर क्रेडिट फॉर रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मेड एट अनदर लोकेशन। कंपनी यूएस की है, इंडिया में उसने इन्वेस्ट करके इस तरह से कार्बन जो का एमिशन है उसको कम कर दिया, इसको कहते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। नेक्स्ट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है, नेक्स्ट मिटिगेशन स्ट्रेटजी है दैट इज दिस जियो इंजीनियरिंग। तो जियो इंजीनियरिंग में काफी सारे तरीके यूज किए जाते हैं। मान लीजिए आपने आर्टिफिशियल प्लांट लगा दी, ठीक है, या फिर जो आपका एरोसोल होते हैं, मतलब इस तरह सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, वो आपने एटमॉस्फेयर छोड़ दी, तो वो क्या करेंगे, जो सनलाइट आ रही है इस तरह से इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, वापस से भेज देंगे, तो अर्थ की तरफ नहीं आ रही है, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस तरह के मेथड यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, अर्थ के एनवायरमेंट को कूल करने के लिए। किसके लिए, कूलिंग के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए। काफी सारे मेथड यूज होते हैं, इन सब मेथड्स को इसके अंडर में लेते हैं जियो इंजीनियरिंग। फाइन, जैसे आपने मिरर प्लेस कर दिए स्पेस में, तो मिरर प्लेस कर दिए तो जितनी भी लाइट है उसको वापस रिफ्लेक्ट करेंगे, मिरर्स रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। वाइटनिंग द स्ट्रेटोस्फीयर, आप एरोसोल वहाँ पे डाल दिए। ऑल दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी आर देयर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। फाइन, okay, we are going to wrap up the session, don't worry, आधे घंटे अराउंड 10:30 10 to 10:30 के बीच में हम करेंगे कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्कस करते हैं, ओके। इंडियन गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं, ओके। सो लेट्स डिस्कस हियर अगेन दिस सेंट्रल अथॉरिटी हैज बीन इन न्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज करंट अफेयर से रिलेटेड, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फार एज करंट अफेयर्स आर कंसर्न, अकेडमी के जो लेटर यूपीएससी CSC चैनल है, इसमें सुबह 7 बजे आप डेली करंट अफेयर होता है, 10 AM डे करंट अफेयर होता है। बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर PIB एनालिसिस डेली बेसिस पे, ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एक तरह की स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है कि पार्लियामेंट के एक्ट से इसको बना हुआ है, ओके। तो ये आपका किसमें बना हुआ है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आपका क्या कर रहा है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है एनिमल वेलफेयर लॉ से रिलेटेड, ठीक ना। गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश किया इन अकॉर्डेंस विद प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंडर। क्या करेगा गवर्नमेंट, इस तरह से जो भी लॉज बन रहे हैं वहाँ पे रिकमेंडेशन देगा, स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह से रिकमेंड करेगा कि आप भी आपका जो भी नेसेसरी स्टेप्स जो लेने चाहिए, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, वो आप लीजिए, ठीक है। तो एनिमल का वेलफेयर एश्योर कर रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल जो अथॉरिटी फॉर्म। तो देखिए जब सेंट्रल जो अथॉरिटी नहीं बना था उस टाइम पे चिड़ियाघर जो भी थे उनकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन थी बहुत ही इस तरह से काफ़ी जो है खराब सिचुएशन थी। बट आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जो अथॉरिटी जब से बना है, तो ये जितने भी जूस हैं उनको एक तरह से इंश्योर कर रहा है कि प्रॉपर वहाँ पे रन रहे, ठीक है, वो जिनका काम है वो इंश्योर करें। एंड दिस सेंट्रल जो अथॉरिटी इज एफिलिएट मेंबर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम, ओके। तो इसके बनने बाद इंडिया का जो जूस है उसका थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो फैक्ट का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन से एक्ट के अंडर इसको बनाया गया है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर व्हाट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आपका बनाया गया है। फाइन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी इज टू कॉम्प्लीमेंट द नेशनल एफर्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, तो ऐसी स्पीशीज जो वाइल्ड लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो उनको जूस के अंदर रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क दे। ग्रेट, सो लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट वन। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज देयर। अगेन ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज में था। ओके, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज देयर। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, व्हाट इज दिस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगेन आपका एक तरह का स्टेट्यूटरी बॉडी है। व्हाट इज दिस स्टेट्यूटरी बॉडी, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट से बना हुआ है। अगेन आपका वाइल्ड लाइफ जो आप प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के अंदर अमेंड करके इसको बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके आपका बनाया गया है। फाइन, सो स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। इस मिनिस्ट्री के अंदर में क्या कर रहा है, नाम से पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ क्राइम है, इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर से बनाया जा रहा है, 2008 से आपका ऑपरेशनल है। एंड दिस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, या क्लीन आर्ट प्रोग्राम आपका क्लीन आर्ट के अंदर ही था। क्लीन आर्ट किससे रिलेटेड था वो बताइए।
हमने इस पे एमसीक्यू किया, करंट अफेयर का सेशन है वो भी हमने कवर किया था इसमें। कलेक्शन एंड ऑल इज इंटेलिजेंस रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम, ठीक है ना, मंगूस से रिलेटेड था, ठीक है ना, फाइन। तो कोऑर्डिनेट कर रहा है एक्शन को ताकि जो वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा है उसको तरह से इंश्योर किया जा सके, एनफोर्समेंट किया जा सके, इंप्लीमेंट किए जा सके जो प्रोविजंस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। फाइन। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी देयर, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या करिए, इंडिया का जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ओके, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002, इसका इंप्लीमेंटेशन ये इंश्योर कर रही है। व्हाट इज दिस एनबी इज इंश्योरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। अगेन एनबीए आपका स्टेट्यूटरी बॉडी है। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन ऑन दिस स्टेट्यूटरी थिंग, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन रहते हैं जहां पूछा जाता है कि हाँ ये आपकी स्टेट्यूटरी बॉडी है या नहीं है। ओके, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोई सा सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि कौन सी आपकी स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, कौन सी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इस तरह चीजें आप ध्यान में रखें, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फाइन। जो नेशनल का बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इज ए काइंड स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी, और ये क्या कर रहा है, आपका जितने आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर जो आपके मेंशन प्रोविजंस है उनका इंप्लीमेंटेशन इंश्योर कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये इंश्योर कर रहा है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके, ये इंश्योर कर रहा है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल आपके रिसोर्सेज हैं, एंड जो आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका जो बेनिफिट है, ओके, उनकी शेयर की जाए। सो शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट आपके बायोडाइवर्सिटी से राइज हो रहे हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज से जो बेनिफिट राइज हो रहे हैं उनकी शेयरिंग, इक्विटेबल शेयर को ये एंश्योर कर रहे हैं। ओके, तो इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके, कन्वेंशन सीबी हम डिस्कस करेंगे, सीबी इज अगेन इंपॉर्टेंट। डू रिमेंबर दिस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, याद आ रहा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्रैश कोर्स में हमने किया था। एंड एज फार एज करंट अफेयर्स आर कंसर्न्ड गाइस, अगर आपको करंट अफेयर में प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब पे करंट अफेयर का कोर्स है, क्रैश कोर्स, इट इज अवेलेबल फ्री के ऑन अकेडमीज यूट्यूब चैनल, तो आपको भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द कोर्स, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन द कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, बहुत अच्छे से हमने कवर किया था। फाइन। और इसके बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को भी आपका हेल्प करता है। स्टेट गवर्नमेंट को किस चीज में हेल्प कर रहा है, इन आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस, स्पेशली आप जो हेरिटेज साइट है, हॉट स्पॉट, इनके आइडेंटिफिकेशन में कौन हेल्प कर रहा है, दिस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। कुछ डिजीजेस की हम बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से जो डिजीज कॉज हो रही है इसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग, ये टॉपिक है आपका। इसके बाद हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करेंगे, आपकी जो रियो समिट है, बेसिक कन्वेंशन क्या है, ओके, यूनाइटेड नेशंस ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, और रियो 20+ क्या है, ओके, ये सब चीजें हम बात करेंगे। बेसिक कन्वेंशन इज देयर, किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो सर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूजन रहता है, सर इतने सारे आपके कन्वेंशन और क्या करना, तो इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करें, छोटा टॉपिक इसको भी लेते हैं। फाइन गाइस, एंड ग्रेट। डिजीजेज कॉज्ड बाय दिस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, मिनीमाटा डिजीज, कई बार क्वेश्चन रहता है मिनीमाटा डिजीज, इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, मिनीमाटा डिजीज किससे हो रही है, किसकी पॉइजनिंग से हो रही है, तो ये सब जो शुरू में नाम आएंगे, ओके, मिनीमाटा हो गया, ये सब जापानीज नेम है, जापानीज नेम है। तो ये कॉज कैसे हुई थी, आपका मिथाइल मर्क्यूरी आपका रिलीज हो गया, व्हाट इज दिस, मिथाइल मर्क्यूरी रिलीज हो गया था दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की वजह से, एंड कहाँ पे आपका हुआ था, ये जापान के अंदर हुआ था, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस, ये जो एरिया है इसो मिनीमाटा डिजीज को कहा गया, ओके, एक तरह से न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, आपका नर्व सिस्टम है उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, एंड व्हाई, मर्क्यूरी पॉइजनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, मिनीमाटा डिजीज में मर्क्यूरी, मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनिंग, जापान से इसका ओरिजिन है। योकाची अस्थमा, ओके, योकाची अस्थमा अगेन जापानीज नाम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका सल्फर ऑक्साइड, ओके, सल्फर ऑक्साइड का कंसंट्रेशन इस तरह से ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स, ओके, जो आपके पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, इनकी बर्निंग से सल्फर ऑक्साइड का इतना ज़्यादा आपका क्वांटिटी बढ़ गया कि इसने क्या किया, सल्फर ऑक्साइड जो आपने इंजेक्ट किया, ब्रीथ के साथ अंदर आ रहा है, सांस के साथ अंदर जाए, उससे आपके लंग डिजीज हो गई, ठीक है ना, आपके क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक तरह का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, पल्मोनरी एम्फिज्मा इज देयर, ब्रोंकाइटिस इज देयर, सूजन आ जाती है आपके जो फेफड़ों के अंदर इस तरह से होते हैं ब्रोंकियोल्स, उनके अंदर सूजन आ जाती है, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है। तो योकाची डिजीज है, जापान से आप याद रखेंगे, अगेन यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड से का कंसंट्रेशन बढ़ने से। फाइन। इटाइटाइड डिजीज इज देयर, सो अगेन ऑल दीज नेम्स आर डिफरेंट, तो लग रहा है सब अगेन जापान से रिलेटेड, अगेन द इटाइटिस डिजीज इज रिलेटेड टू द जापानीज थिंग। फाइन। किससे आपका हो रहा है, कैडमियम पॉइजनिंग, कैडमियम पॉइजनिंग हो रहा है, क्या कॉज कर रहा है, आप किडनी फेलियर कॉज कर दे रहा है, ओके। तो मास कैडमियम पॉइजनिंग हो गया था, आप जापान का एक एरिया है वहाँ पे जिससे टॉयमा फ्रैक्चर में जापान में इस तरह से मास कैडमियम पॉइजनिंग हो गई, तो लोगों का किडनी फेलियर हो गया, तो वहाँ से इसका नाम पड़ गया इटाइटाइड डिजीज, ओके। तो कैडमियम पॉइजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आएगा, कौन सी पॉइजनिंग हो रही है इसमें, इटाइटाइड ऑप्शन देगा, आप मर्क्यूरी पॉइजनिंग है, लेड है, कैडमियम है, क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। इससे क्या हो रही है भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
एस्बेस्टोसिस है नेक्स्ट आपका, व्हाट इज दिस एस्बेस्टोसिस देयर। सो एस्बेस्टोस से रिलेटेड है। एस्बेस्टोस क्या होता है, एक तरह का सिलिकेट मिनरल है, फाइब्रस मिनरल्स होते हैं इस तरह से। तो एस्बेस्टोसिस में क्या होता है, जो भी आपके वर्कर्स हैं जो एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ओके, सिलिकेट मिनरल है ये एक तरह का, तो इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं, एस्बेस्टोस के इस तरह से जो फाइन पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, वो तरह से अंदर चले जाते हैं और आपके लंग को डैमेज करते हैं। सीरियस लंग डिजीज है ये एस्बेस्टोसिस, ओके, सिलिकोसिस भी कई बार कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिपॉजिट हो जाते हैं सिलिका इन द लंग्स। तो जितनी भी आपके एस्बेस्टोस क्या एक तरह का सिलिकेट है, मिनरल, सिलिकेट मिनरल है, तो ये आपके सिलिका के इस तरह से फाइन पार्टिकल डिपॉजिट हो जाएंगे लंग में और आपका लंग को डैमेज कर देंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज इंपॉर्टेंट, इट इज बिलीव्ड टू कॉज बाय हाई नाइट्रेट कंटेमिनेशन। तो किस वजह से हो रहा है, हाई नाइट्रेट कंटेमिनेशन की वजह से। तो अगर आपका ग्राउंड वाटर के अंदर हाई नाइट्रेट कंटेमिनेशन है, ओके, और आपने इसको इंजेस्ट कर लिया, तो ये हाई नाइट्रेट कंटेमिनेशन क्या करेगा, आपका जो ब्लड है, ठीक है ना, उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ये इंक्रीज कर रहा है, फाइन। तो इससे क्या होता है, एक जो बेबीज होते हैं जनरली उनमें ज़्यादा देखा जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम्स को, उनको नीला ऐसे पड़ जाता है। ग्राउंड वाटर इज थॉट टू बी कंटेमिनेटेड बाय लीचिंग ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की लीचिंग कहाँ से हो रही है, डेफिनेटली कॉमन सेंस आप यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड बहुत मेजर सोर्स है, जो भी आपके फर्टिलाइजर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, जो भी वेस्ट डंप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड हो गई, वेस्ट डंपिंग लैंड्स, ये नाइट्रेट कंटेमिनेशन आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका न्यूमोकॉनियोसिस, ओके, न्यूमोकॉनियोसिस अगेन आपका लंग रिलेटेड डिजीज है, ओके, इसमें क्या होगा, जो कोल माइनर्स होते हैं फ्रीक्वेंटली वहाँ पे होती है, कोल माइनर आर फ्रीक्वेंटली कॉट बाय दिस ब्लैक लंग डिजीज, इसको ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फैक्ट इज इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज पे अटेंशन। न्यूमोकॉनियोसिस है आपका ब्लैक लंग डिजीज कहा जाता है, किसे हो रहा है, कोल माइनर्स में ज़्यादा हो रहा है, ओके, क्योंकि आपका कोल की डस्ट होती है, कोयले की डस्ट होती है, फाइन डस्ट होती है, आपकी सांस के साथ अंदर जा रही है, सांस के साथ अंदर जा रही है, ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ दिस कोल डस्ट इन द लंग्स, ओके, सीरियस आपकी लंग डिजीज होती है। ब्लैक लंग डिजीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कलर है आपका ब्लैक सा हो जाता है। एंड फाइनली हियर, ओके, सो जो अभी तक भी टिके हुए हैं लास्ट तक, जैसे आपका क्रिकेट मैच होता है ना, ओपनर जो होता है फाइनल लास्ट में जीत के जा रहा है, तो नाउ यू ऑल हैव कम टू दैट स्टेज, सो कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आपका ये पावर प्ले जो लास्ट के 5 ओवर होते हैं वहाँ पे हम आ गए हैं, फाइन गाइज, सो ऑल ऑफ यू कांग्रेचुलेशंस, लास्ट के आपके 5 ओवर वाला पावर प्ले है। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रैप अप दिस सेशन द 30 मिनट्स, सो कांग्रेट्स ऑल ऑफ यू, ओके। So how is the Josh guys? How is the Josh? How is this Josh? इंटरनेशनल कन्वेंशंस जितनी भी हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, फाइन गाइस। ग्रेट, ग्रेट, ओके, सो वी हैव 150 स्पार्टन्स आर देयर, ओके, जो लास्ट तक के हुए हैं, फाइन। सो स्टार्ट करते हैं, ओके, फाइन। ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट हियर। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशंस को हम स्टार्ट करें। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन की बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एवरी वन ऑफ यू नो दिस नेम, ओके, रियो कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं, रियो समिट, जिसे अर्थ समिट कहते हैं। व्हाट इज दिस, रियो अर्थ समिट की हम बात करें गाइस। 1992 के अंदर ये प्लेस हुई थी, 1992 में कन्वेंशन हुआ था। देखिए, 2 वर्ड होते हैं, कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन? कॉन्फ्रेंस होती है तो फॉर्मल होती है, ओके, फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती हैं, कोई इस तरह से काफ़ी एक्सपर्ट ही आएगा, अपना इस तरह से जो भी ज्ञान है, सो कॉल्ड ज्ञान, वो इस तरह से दिया जाएगा। और वहाँ पे का जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इस तरह से थोड़ा फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, कंपैरेटिव गैदरिंग रेस्ट्रिक्टेड होती है। लेकिन एज फार एज कन्वेंशन आर कंसर्न्ड, ओके, कन्वेंशन की बात करें जो आगे हम पढ़ेंगे, फाइन, कन्वेंशन में आपका थोड़ा सा अलग होता है चीज, कन्वेंशन सा तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज कम हो जाती है, लोग अपने जो भी आइडियाज हैं वो चेंज कर सकते हैं, कंपैरेटिवली गैदरिंग आपकी एक्सटेंड हो जाती है, फाइन। ग्रेट, ग्रेट, सो रियो समिट से स्टार्ट करते हैं। रियो समिट का क्या नाम है, व्हाट डू वी कॉल दिस रियो समिट? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCEDB इसको कहा जाता है, ओके, ऑल्सो नोन एज दिस रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, सब इसी का नाम है। 1992 में इसको इस तरह से ये हेल्ड हुआ था, कहाँ पे, रियो जनवरी में, ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रियो समिट। क्यों इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लैंडमार्क डिसीजंस लिए गए एज फार एज एनवायरमेंट कंजर्वेशन कंसर्न, एज फार एज द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर कंसर्न, उसके लिए रियो समिट इंपॉर्टेंट। क्या यहाँ पे डिसीजन हुआ? आपका डिसीजन हुआ एजेंडा 21 फाइनल हुआ। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम में, एजेंडा 21 क्या है, इससे रिलेटेड। एजेंडा 21 एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें ये बताया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर किया जाए, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को जो है फाइनलाइज कर सकते हैं। अर्थ समिट रिजल्टेड दिस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: रियो डिक्लेरेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21 एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। और इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन यहाँ पे हुई, 2 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुई जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट है और सबसे ज्यादा जिनका नाम सुन रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशन क्या है? आपकी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्लीज पे अटेंशन। जितना भी आज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जो चल रहा है, क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से जो भी हम चैलेंजेस उनको फाइट कर रहे हैं, वो इन्हीं के बेसिस पे कर रहे हैं। क्या है? यूएनएफसीसी हमारे पास। व्हाट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक तो ये था, तो ये एक तरह लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट का एग्रीमेंट था, ठीक है ना, इंटरनेशनल आपका एक ट्रीटी कह सकते हैं। सेकेंड था आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, you have the CBD, Convention on Biological Diversity. This is the first one. UNFCCC is the second one. Both of these are important legally binding agreements. Okay, दोनों ही legally binding agreement हैं आपके। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि अभी जितनी भी बात होती है, अभी आपका जो COP था, ओके, पेरिस एग्रीमेंट की बात की गई, तो वो क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी 21, ओके, पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो वो UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी 21। इसी तरह से अभी आपका एक कॉन्फ्रेंस पार्टी 2020 में होने वाली थी, ओके, यूनाइटेड किंगडम यूएस के अंदर होने वाला, उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, 21 में हो रहा है। तो यहाँ पे UNFCCC इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। UNFCCC क्या कर रहा है? आपके जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उनको कम करने की बात की जा रही है। अभी आप सब जानते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, कैसे वो आपका टेम्परेचर बढ़ती है, सारा कंसेप्ट पार्ट क्लियर है, इसलिए आपकी UNFCCC इंपॉर्टेंट है। CBD तो हम डेफिनेटली अच्छे से डिस्कस करेंगे। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो बेनिफिट है उनको शेयर करने के लिए बात की जाएगी। So we have this first one, Rio Declaration, and Agenda 21 is the second one. तो Rio Declaration में क्या हो रहा है? इस तरह के प्रिंसिपल्स दिए गए जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करें। और एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंसर्न, एजेंडा 21 जो है, जो एक्शन प्लान दे रहा है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एजेंडा 21 किसका आउटकम है? रियो समिट का, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब रियो समिट। रियो समिट का ये आउटकम है। फाइन गाइस, अब एक जो है रियो प्लस 20 नाम आता है, इसके 20 साल बाद मतलब 2012 में वापस से रियो समिट कब हुआ? 1992 में। अब उस 20 साल हो गए, 2012 में वापस कंडक्ट हुआ रियो डी जेनेरियो, सेम प्लेस आपका कंडक्ट हुआ, इसलिए उसको रियो प्लस 20 समिट कहा गया। 20 ईयर्स आफ्टर द लैंडमार्क 1992 और समिट इन रियो, इसलिए इसका नाम रियो प्लस 20 हो गया। अब इसके मेजर आउटकम है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्रेट, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन फाइन फाइन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ओके, लीगली बाइंडिंग आपका एक तरह का कन्वेंशन है। और ये क्या कर रहा है? डेफिनेटली नाम पता चल रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी तो अच्छे से पढ़ लिया, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना, जो कंसेप्ट है सब हमने क्लियर किए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का ये जो है कंजर्वेशन इंश्योर करा है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके, डेफिनेटली ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी करेगा। एंड दिस एग्रीमेंट कवर ऑल इकोसिस्टम, प्लीज अटेंशन, ऑल इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो डाइवर्सिटी हमने डिस्कस की थी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हमने डिस्कस की थी, किस लेवल पे की थी? इकोसिस्टम लेवल पे, स्पीशीज के लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, तो सारी तरह की बायोडाइवर्सिटी को इंक्लूड कर रहा है। फाइन, CBD 3 इसके मेन गोल है, द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दिस इज द फर्स्ट वन, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस इज द सेकंड वन, एंड थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, शेयरिंग बेनिफिट्स arising from the commercial and other utilization of genetic resources in a fair and equitable manner। मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, उससे जो बेनिफिट अराइज हो रहे हैं हम, उसका हम एंश्योर करें फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, ठीक है, ये कंपोनेंट है। अब देखिए जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके अंदर 2 आपके प्रोटोकॉल ऐड हैं, ओके, जो भी हम चीजें अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, एक बार क्वेश्चन आया है, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत सारे, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन, ये आप इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। Fine guys,
ग्रेट। सो कार्टाजीना, अब 2 प्रोटोकॉल हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर ही। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में 2 प्रोटोकॉल बने गए। कार्टाजीना प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। सेकंड आता है आपका नागोया प्रोटोकॉल। तो ये दोनों प्रोटोकॉल जो हैं ये अटैच, किसके अंदर अटैच, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अंदर CBD के अंदर अटैच है आप दोनों प्रोटोकॉल। फाइन। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी क्या है, फाइन। तो बायोसेफ्टी का ये जो प्रोटोकॉल है ये यहाँ पे क्या इंश्योर कर रहा है कार्टाजीना प्रोटोकॉल कि जितने भी आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप कह लीजिए, ऐसा नहीं होता, कई बार आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, ठीक है ना, स्पेशली साई-फाई जो मूवीज होती है, साइंस फिक्शन, जिसमें आपने कोई रिसर्च की है, बायोटेक्स कोई ऐसा आपने जानवर सा बना दिया कि ना एनिमल है वो आप ही को खाने को दौड़ रहा है, ठीक है, इस तरह की काफ़ी मूवीज होती है। आई एम नॉट गेटिंग नेम्स, बहुत सारी आपकी पॉपुलर मूवीज हैं। तो वो क्या है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, जिन्होंने कैटास्ट्रॉफ करना स्टार्ट कर दिया, एक तरह से पूरा हवाई मचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रियल लाइफ में ना हो, रियल लाइफ ऐसा ना हो, इसके लिए आपका क्या है, इनका रेगुलेशन किया रहा है अंडर दिस कार्टाजीना प्रोटोकॉल। जो आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इनका ट्रांसफर, सेफ ट्रांसफर, इनकी हैंडलिंग और इनका यूज, ठीक है, वो इसके अंडर जो है आपका इंश्योर किया रहा है कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, आपने ऐसा ऑर्गेनिज्म बना लिया, ओके, कि वो इस तरह से रिलीज नहीं हो जाए, अगर बिना किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल के इस तरह से फ्री कोई रिलीज कर देगा लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, तो वो एनवायरमेंट के अंदर कुछ भी कर सकता है, कि किसी स्पीशीज जो है उसको खत्म कर सकता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो डैमेज कर सकता है। हमने एग्जांपल देखा था, वी जस्ट सॉ द एग्जांपल व्हाइल वी वर डिस्कसिंग दैट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, जब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आके पूरा इकोसिस्टम खत्म कर देती है, वहाँ पे जो नेटिव स्पीशीज, वहाँ के लोकल स्पीशीज उनको फिनिश कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपके कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ये क्या कर रहा है, एंश्योर कर रहा है बायोसेफ्टी, ओके। तो ये ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी है, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के उससे, फाइन, ग्रेट। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, एक्सेस एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज को भी इंश्योर कर रहा है, अप्रोप्रिएट प्रोड्यूसर्स टू एनहांस द सेफ्टी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू गेट दिस आइडिया, आई एम वेरी फेयर आइडिया अबाउट व्हाट दिस कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इज। लेट्स टॉक अबाउट दिस नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है, जो भी आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं या बायोडाइवर्सिटी, उससे जो बेनिफिट राइज हो उसकी शेयरिंग कर रहा है, इक्विटेबल शेयरिंग। तो नागोया प्रोटोकॉल on access to what genetic resources and the fair and equitable sharing of benefit arising from their utilization to convention of biological diversity, एक तरह का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है किसका, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका पार्ट है, CBD का ही पार्ट है। क्या कर रहा है, जो भी आपके जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनसे जो भी बेनिफिट हो रहे हैं वो सभी को मिले, इक्विटेबल मिले, ये चीज इंश्योर कर रहा है, फाइन। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव। तो जो थर्ड ऑब्जेक्टिव ने डिस्कस किया था, ओके, वी हैव डिस्कस्ड दिस थर्ड ऑब्जेक्टिव, ये जो आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव है, शेयरिंग द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कमर्शियल एंड अदर यूटिलाइजेशन, इसको कौन इंश्योर कर रहा है, आपका नागोया प्रोटोकॉल इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, फाइन, ग्रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की है और ये आपकी कंसेप्चुअल चीजें भी हैं गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2020 हो गया, 21 व्हाटएवर इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव दिस साइट्स। तो साइट्स का पहले भी आया था, कहाँ पे हमने डिस्कस किया साइट्स, बायोडाइवर्सिटी में। तो हम डिस्कस कर रहे थे जब हमने माइक प्रोग्राम की बात की एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो साइट्स की क्या है, दिस इज योर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा तो आपके प्लांट आते हैं, फौन के अंदर के एनिमल्स आ जाते हैं, फाइन। तो ये कन्वेंशन क्या इंश्योर कर रहा है, साइट कन्वेंशन क्या इंश्योर कर रहा है कि जो एंडेंजर्ड आपकी स्पीशीज हैं उनके अंदर ट्रेड जो है उसको रेगुलेट कर रहा है। क्योंकि हमने माइक प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से जो एलिफेंट के टस्क हैं उनको जो है आप उस टस्क के लिए एलिफेंट को किल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें उसकी वैल्यू है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू है। टस्क हम बात कर रहे हैं, तो माइक प्रोग्राम की मैंने बात की थी, ओके, अगर आप कंटिन्यूअसली सेशन से जुड़े हुए हैं, माइक प्रोग्राम की हमें बात, तो इससे रिलेटेड है ये आपका। तो साइट एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और यहाँ पे क्या है, बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड बिकम द ओनली ट्रीटी टू इंश्योर दैट द इंटरनेशनल ट्रेड इन द प्लांट्स भी इंक्लूड है, एनिमल्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो ऐसे हाथी दांत के हाथियों मारा जाए, उस तरह से जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जैसे टाइगर हो गया, कि जितने भी बर्ड हैं, प्लांट्स हैं, सबको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनकी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से उनकी पोचिंग ना हो, हंटिंग ना हो, तो उसको रेगुलेट किया जा रहा है। साइट्स को एडमिनिस्टर किया जा रहा है थ्रू द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फाइन। लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज देयर दिस वीडियो विल डेफिनेटली बी अवेलेबल, ठीक है ना, आपके लिए रहेगा अवेलेबल, ओके, फाइन।
So traffic, traffic क्या again? This traffic is related to the wildlife trade monitoring network. This has been in news again. This is important from the current affairs perspective. Okay, current affair कुछ चीजें होती हैं जो स्टैटिक से डिराइव होती है, कुछ करंट अफेयर ओरिजिन ही होता है. तो इस तरह से अगर आप करंट अफेयर को ओरिजिन करते हैं स्टैटिक प्लस करंट अफेयर करके, तो अराउंड 60% ऑफ योर पेपर, फाइन गाइस प्लीज पे अटेंशन, 60% ऑफ पेपर आप डिराइव होता है करंट अफेयर से, स्टैटिक पोर्शन और इस तरह से आप करते हैं. So this that's why this current affair is very important and this is the reason आपके पास अपॉर्चुनिटी है 16th of June से आपका कंप्लीट करंट अफेयर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है. ओके, अनअकैडमी के जो प्लस प्लेटफॉर्म है वहाँ पे. ओके, वहाँ 16 जून से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट करंट अफेयर कोर्स विल बी. फाइन, ट्रैफिक हम बात कर रहे हैं. अगेन ट्रैफिक कर रहा है, वाइल्ड लाइफ रेड मॉनिटर कर रहा है और जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम. तो ये इसमें ध्यान रखना कि इसका किन किन प्रोग्राम, दिस IUCN देयर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, WWF देयर. ओके, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF प्लस IUCN, इन दोनों का जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम है. और ये डेफिनेटली क्या करेगा, ये आपका जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है एंडेंजर्ड स्पीशीज उससे रिलेटेड है. ओके, एंड साइट इज देयर. फाइन, ट्रैफिक का आप हो जाएगा. नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द करंट अफेयर पर्सपेक्टिव. दिस अगेन इंपॉर्टेंट. फाइन, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेशन स्पीशीज, CMS है आपका. दिस CMS इज देयर. एंड वन थिंग इज इंपॉर्टेंट गाइस, एज फार अभी जो हमने साइट से डिस्कस किया ना, ठीक है, अभी हम साइट डिस्कस किया, इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं. तो प्लीज पे अटेंशन, याद रखना क्योंकि वाशिंगटन कन्वेंशन पूछ सकता है एग्जाम में. नाउ वी हैव दिस CMS अगेन, इट हैज बीन इन न्यूज़. ओके, क्यों न्यूज़ में है बताइए मुझे. हमने डिस्कस किया करंट अफेयर सेशन के अंदर. ओके, क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था करंट अफेयर, जो यूट्यूब पे क्रैश कोर्स अवेलेबल है. फाइन, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज. तो ये आपका क्या कर रहा है, इसको बॉर्न कन्वेंशन के नाम से, CMS या बॉर्न कन्वेंशन के नाम से जानते हैं. जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज है, ओके, ऑल काइंड ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, वेदर वी टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एवियन, सब ये इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है. इट इज अ काइंड ऑफ एनवायरमेंटल ट्रीटी कंक्लूडेड अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP के अंडर इसको किया गया है. दिस इज द ओनली कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, जो माइग्रेटरी स्पीशीज होते हैं. जैसे हमने साइबेरियन क्रेन की बात की, क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज, हमने काफी सारी माइग्रेटरी स्पीशीज की बात की, तो उनको सबको उसमें ले आए. फाइन, कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, CAWT के CWT इज देयर. एम्स टू फोकस ऑन पब्लिक एंड पॉलिटिकल अटेंशन, ताकि इलीगल जो ट्रेड है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स में, उसको हम एंड कर सकें. 2005 में आपका ये CAWT स्टार्ट किया गया था. प्राइवेट कोलिशन है, ओके, वॉलंटरी पब्लिक प्राइवेट कोलिशन है, जिसके अंदर सब लोग आके इस तरह से प्रेशर क्रिएट करेंगे, अटेंशन क्रिएट करेंगे कि जो लीगल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ इसको रोके, ताकि बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ को बचा सकें. फाइन, नेक्स्ट इज दैट UNFF. ओके, सो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. तो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट ये जो है आपका इकोसॉक प्लस इकोसॉक ने आपका एस्टेब्लिश किया. ओके, यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ दिस यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन, इसने आपका एस्टेब्लिश किया है. एंड कर क्या है, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट आप क्या कर रहा है, ये एंश्योर कर रहा है कि जितने भी फॉरेस्ट हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर किया जाए. ओके, सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट मैनेजमेंट, ओके, प्रमोट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट. ओके, ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट. तो डेफिनेटली ये किस आपको अचीव करने, कौन सा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, जो हमने बात की थी रियो डिक्लेरेशन में. ओके, जो एजेंडा 21 में बात हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स है उन सभी को अचीव करने में UNFF आपको हेल्प करेगा. नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल टाइगर फोरम. तो ग्लोबल टाइगर फोरम है इंडिया के अंदर, इसका इस तरह से हेडक्वार्टर है. ओके, इसकी जो सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड. एक तरह का इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल आपका कैंपेन की तरह समझ सकते हैं. जो बॉडी है आपका सभी जो कंट्रीज हैं उनको हाथ में ला रही है, ताकि जो टाइगर रिलेटेड आपके इशूज़ हैं, टाइगर की पॉपुलेशन जो है उसको इंश्योर किया जा सके, टाइगर का कंजर्वेशन इंश्योर किया सके. तो एक तरह का कैंपेन चलाया जाए. ओके, प्रमोशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोग्राम टू सेव द रिमेनिंग 5 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर्स. कौन कौन सी हैं 5 सब स्पीशीज? एक तो आपका रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, और 4 कौन सी होंगी, साइबेरियन टाइगर इज देयर, ठीक है, आप चाइनीज, इंडो चाइनीज इज देयर, सुमात्रन टाइगर इज देयर, हिमालयन टाइगर इज देयर. तो जो अभी आपका कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ था, जो एक केस आया था करंट अफेयर के अंदर भी था, एक केस था न्यूयॉर्क का ब्रोंक्स जू, वहाँ पे एक टाइगर जो है इन्फेक्ट हो गया था ह्यूमन बीइंग से, एक टाइगर को कोरोना वायरस हो गया था, वो आप हिमालयन टाइगर था, ठीक ना. तो ये 5 अभी सब स्पीशीज हैं जो टाइगर्स की वाइल्ड इसके अंदर बची. ग्लोबल टाइगर फोरम है, न्यू दिल्ली इसका सिचुएटेड है. स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, POP. तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं क्या होते हैं? DDT इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल. व्हाट इज दिस? DDT.
और अगर आप गार्डन लगा रखा है या आप थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानते हो, एक एल्ड्रिन भी यूज होता है। डीडीटी को लगभग बैन कर दिया है, एल्ड्रिन हैज बीन यूज। एल्ड्रिन आपका यूज होता है, ठीक है ना, घरों के अंदर हम लोग डाल देते हैं, गार्डन के अंदर यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का क्या मतलब है कि ये सारे जो आपके कार्बन बेस्ड पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है ना, कार्बन बेस्ड पॉल्यूटेंट हैं और ये एनवायरनमेंट के अंदर काफी टाइम तक, मैनी ईयर्स तक आप कहते हैं, एक्सेप्शनली लॉन्ग टाइम का आपका एनवायरनमेंट रहेगा। फाइन। और ये किसी अंदर कंट्रीब्यूट रहेगा आपका, किसी अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, जो हम इकोलॉजी में पढ़ा था। इकोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था गैस, ये आप कंट्रीब्यूट कर रहा बायोमैग्निफिकेशन में, बायो एक्यूमेट हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा, ओके, प्लांट्स के थ्रू, वेरियस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, आपका बायोमैग्नीफाई होगा। सो दीज आर द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इनको आपका रिमूव करने के लिए, ठीक है, आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन को इस तरह से समझेंगे, जो भी वेस्ट डिस्पोजल होता है, अगर आप सिटी में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने चीज नोटिस की होगी कि अर्बन एरियाज में कुछ पॉश कॉलोनीज होती हैं, कुछ इस तरह से थोड़े एरियाज होते हैं, स्लम टाइप एरिया। तो जो स्लम टाइप एरियाज हैं वहाँ पे ज्यादा गंदगी, इवन जो आपका नगर निगम म्यूनसिपालिटी है वो भी वहाँ पे डंप करना स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलर एरिया के अंदर डंपिंग स्टार्ट कर देते हैं, कचरा इकट्ठा हो रहा है यहाँ। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो गरीब देश हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जो विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे ट्राई टू डंप, ठीक है ना, डंप करते हैं क्या, वेस्ट, जो भी डिस्पोजल उसको ये डंप करना स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग नेशंस की। इवन हजार्डस वेस्ट जो है आपका वो डंप कर देते हैं वहाँ पे। इस चीज को रेगुलेट करने के लिए, इस चीज को ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, मतलब नेशंस के बाहर आपका मूव कर रहा है क्या, हजार्डस वेस्ट, इसको आप बेसल कन्वेंशन के अंडर रेगुलेट किया जा रहा है। कौन कौन से वेस्ट को इंक्लूड किया जा रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट हैं, ऑयल्स हैं, लेड एसिड बैटरीज हैं, रेडिएशन, रेडियोलॉजिकल नहीं है यहाँ पे, रेडियोलॉजिकल वेस्ट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर दिस बेसल कन्वेंशन। फाइन गाइस, आपके बायोमेडिकल यूज और लेड एसिड बैटरी इस तरह के वेस्ट है। नेक्स्ट है यूएनसीसीडी। व्हाट इज दिस यूएनसीसीडी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि डेजर्ट बन रहा है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये समझिए कोई लैंड है, यहाँ पे प्रोडक्टिव लैंड थी, पहले यहाँ पे आराम से क्रॉप्स हो रही है, ट्रीज आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये क्या हो गया है, डिग्रेडेशन हो गया। व्हाट इज दिस? लैंड डिग्रेडेशन। इसकी फर्टिलिटी लॉस हो रही है, जमीन जो है बंजर होती जा रही है। तो दिस लैंड डिग्रेडेशन, इस पे भी फोकस रहा है यूएनसीसीडी। फाइन। सो 94 में एस्टेब्लिश किया गया, अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और ये क्या कर रहा है आपका, लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। फाइन। तो यूएनसीसीडी इज वन ऑफ द रियो कन्वेंशंस दैट फोकसेस ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ड्रॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। यूएनसीडी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यूएनसीडी इज पर्टिकुलरली कमिटेड, सॉरी फॉर दैट, तो पर्टिकुलरली कमिटेड किसके लिए, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का हमेशा मतलब होता है, चाहे एनवायरमेंट हो, कहीं भी ये टर्म आ रही है, चाहे आपका गवर्नेंस है, जिस पेपर हुए, बॉटम अप अप्रोच मतलब है, बॉटम पे आप क्या है, लोकल कम्युनिटी, लोकल्स, वहाँ पे जो कम्युनिटी रही है। तो बॉटम अप अप्रोच मतलब लोकल कम्युनिटी है, इसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंश्योर किया जा रहा है। फाइन। प्लानिंग में भी ये वर्ड यूज होता है, बॉटम अप अप्रोच, टॉप बॉटम अप्रोच। जैसे आपका प्लानिंग कमीशन था, टॉप टू बॉटम अप्रोच रहता था। प्लानिंग कमीशन ने योजना डाल दी, को सबके ऊपर थोप दिया गया है। फाइन। ऐसा यहाँ पे नहीं है, बॉटम अप अप्रोच है, डेजर्टिफिकेशन को डिफाइन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स है। ग्रेट। तो ये एक्सपेंशन कर रहा है डेजर्ट का, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी लैंड। नेक्स्ट वी हैव वियना कन्वेंशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो दिस वियना कन्वेंशन जो अडॉप्ट किया गया था 1985 में, 88 में फोर्स में आया, रिलेटेड किसे है, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से। इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ओजोन लेयर को। इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट व्हाट, ओजोन लेयर, प्रोटेक्टिंग दिस ओजोन लेयर। अभी ओजोन लेयर पे तो आपकी पीएचडी होगी, ठीक है ना, एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आ रहा है ओजोन लेयर का, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को सही करें, क्योंकि ओजोन लेयर से रिलेटेड ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्या होता है ओजोन डिप्लीशन, कौन से फैक्टर होते हैं, और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हो गए। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए वियना कन्वेंशन आपका बनाया गया। However, it does not include legally binding reduction goals, okay, for the use of CFCs. वियना कन्वेंशन में आपका ये लीगली बाइंडिंग जो है रिडक्शन गोल्स नहीं है, लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल किसमें रहेगा, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर एंड इट्स प्रोटोकॉल, तो इसका जो प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, उनको फिज आउट कर रहा है। तो जो हमने ओजोन डिप्लीशन के अंदर जो चीजें पढ़ी हमने, ओके, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ऑल दी काइंड ऑफ थिंग्स जो हमने पढ़ा था, तो जो भी आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ओके, उनको क्या कर रहा है, ये फेज आउट कर रहा है, उनको रिड्यूस कर रहा है।
ओके, ताकि ओजोन लेयर है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। क्यों जरूरी है? अल्ट्रावायलेट इससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। फाइन। ओके, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? जो भी सब्सटेंसेस हैं दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, उनका प्रोडक्शन रिड्यूस कर रहा है, उनका कंजम्पशन रिड्यूस कर रहा है। फाइन। तो जितने भी आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने कहा था ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वो छू जाता है टर्मिनल जो होता है क्लोरीन आप फ्री हो जाता है। ये तो हमने डिस्कस किया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट कर रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहा है अंडर दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। तो इंडिया बिकेम अ पार्टी टू दिस वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये इसकी पार्टी है आपकी जो वियना कन्वेंशन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर में आपका क्या हो रहा है? डेफिनेटली इनको फेज आउट किया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इस तरह का एग्जांपल है, प्लीज पे अटेंशन, जहां पे जो इंटरनेशनल ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हैं जो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दें, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में दिखाई दे रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि आप जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, अभी ये हील होने स्टार्ट हुई है। ओके, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनका डिसकंटिन्यूएशन कर दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो डिसकंटिन्यू कर दिया था, उनकी जगह क्या लेके आते हैं हम? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जब हम क्लाइमेट चेंज वाला जो पार्ट कर रहे थे, वहां पे मैंने डिस्कस किया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, अगेन ये पोटेंट ग्लोबल वार्मिंग एक तरह की गैस के रूप में काम करते हैं। ओके, ग्रीन हाउस गैस की तरह ये काम करते हैं। आपका ग्लोबल वार्मिंग में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इसलिए अब CFC तो हट गया, ठीक है, अब आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ गया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका क्या कर रहा है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज डूइंग दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड कैटास्ट्रॉफिक। ये क्या हो गया? कैटास्ट्रॉफिक हो गया आपके ग्लोबल वार्मिंग। हमने देखा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना था। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जब मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड एक होता है और इसके नीचे आपका बढ़ता जाता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज्यादा था, थाउजेंड्स के अंदर आ गया था। तो एक कैटास्ट्रॉफिक है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का। तो ऐसे आपने प्रोटेक्ट कर लिया, आपने ठीक है ओजोन लेयर से प्रोटेक्ट कर लिया। ऐसे आप डैमेज हो रहा है, अर्थ को तो डैमेज हो रहा है, एनवायरमेंट को तो डैमेज हो रहा है, इकोसिस्टम को तो डैमेज हो रहा है। इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वाले इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए आपका अमेंडमेंट किया गया इन दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसके लिए आपका किगाली एग्रीमेंट बना। ये तो रिसेंट ही है, ठीक है ना, 2-4 साल पुरानी बात है। किगाली एग्रीमेंट इस तरह से आया, 28 मीटिंग ऑफ द पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपका इस तरह से डिसाइड किया गया कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इनको भी अब फेज आउट करिए, क्योंकि ये भी अच्छे नहीं है। ये कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका डायरेक्टली ओजोन को डिप्लीट कर रहे थे, तो अब आपने उसको रिप्लेस किया किससे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या कर रहे हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, तो इनको हटाइए। So hydrofluorocarbons, though they are greenhouse gases like carbon dioxide, are not dealt with under the Paris Agreement. तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपकी डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस तो है, लेकिन आपका जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंदर में नहीं आ रहा है। इनको किसके अंडर में लिया जा रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर में लिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फाइन गाइस, अभी आपका ठीक पूरा हो गया है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड फाइनली। ओके, ये जो शंकर IAS है हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया है इसको। डेफिनेटली एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन पार्ट देयर, तो एग्रीकल्चर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस। एंड पॉल्यूशन तो आप ठीक है स्कूल टीम से पढ़ रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली ऐड ऑन दिस पॉल्यूशन थिंग। सो फाइन गाइस, ऑल ऑफ यू, एंड ओके, दिस इज थिंक ये आपका टेलीग्राम चैनल है, सो ट्राई टू मेक श्योर कि आप इसको फॉलो कर लें कि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट PDFs होती हैं, वो यहाँ पे आप मिल जाती हैं। मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस टेलीग्राम चैनल। एंड इफ यू वांट टू जॉइन द अनअकैडमी, यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी कि सर EMI ऑप्शंस हैं एटसेट्रा, एंड अनअकैडमी पे डेफिनेटली आप गाइस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पे क्या रहेगा, आपका जो प्रिपरेशन है वो फोकस्ड हो जाता है। ओके, एक डायरेक्शन में फोकस प्रिपरेशन रहता है, आपका एफर्ट इंटेंस हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस योर चांसेस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ओके, अगेन इट इज वेरी अफोर्डेबल। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग फॉर दिस 2 ईयर, around 80 rupees per day आपको पड़ रहा है। Okay, so this is affordable. Why this is affordable? It is possible because of the innovation in education. Academy is kind of one of the finest example of innovation in education. घर बैठ आप तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से जुड़ सकते हैं only with this one subscription. Any kind of query, EMI options, etc. everything is available. Call at this number. Okay, you can drop message at this number and make sure that you are using this code RB Live. Okay, ये मेरा कोड है। Once you use this code, आपको maximum possible discount हो जाता है। एंड आई विल देयर टू पर्सनली गाइड यू। ओके, RB Live आप यूज़ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन दिस academy.com, जो आपका लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट पे आप फॉलो कर लीजिए, या एप्लीकेशन है अनअकैडमी का, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन केस अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी फ्री क्लासेज रहती हैं, फ्री क्लासेज जो स्पेशल क्लास होती हैं,
वो यहाँ पे आप अवेलेबल हो जाती है। ग्रेट, सो ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, स्पेशली जो लोग शुरू से लास्ट तक रहे हैं विद दैट काइंड ऑफ स्टैमिना, दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन। अगर आपने शुरू से लास्ट वीडियो देखा है, इट मीन्स यू आर अ काइंड ऑफ वेरी सिंसियर एस्पिरेंट एंड डेफिनेटली आई विश फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, आज सिंसियर नहीं है उनके लिए भी विश कर रहा हूँ। ओके, एंड ये आप एग्जाम क्रैक करें जो भी आपका ड्रीम है डेफिनेटली, एंड अकेडमी इज देयर टू हेल्प यू आउट। फाइन, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ओके, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, ऑल बेस्ट।